ये है, अगर आप लोग देखें ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन, और क्वेश्चन नंबर 69 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 में अगर आप लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट परमिसिबल, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमिसिबल नहीं है? खबर ओवर, ठीक है, डी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सुने प्लीज, आप लोग ये पॉइंट याद रखें, नॉट परमिसिबल, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है नॉट परमिसिबल, जो है आप लोगों के पास कौन कौन से नॉट परमिसिबल होंगे? आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पेन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, और आप लोगों ने इन क्वांटम नंबर्स को देखना है। याद रखिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन परमिसिबल होगा जिसमें n और l की वैल्यू बराबर हो। ऐसी जो है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें n और l की वैल्यू सेम गिवन हो, ये नॉट परमिसिबल है। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर n इज इक्वल टू 1 हो और l इज इक्वल टू 1 हो, गलत है। 1 की आप लोगों ने कभी नाम सुना ही नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो और l इज इक्वल टू 2 हो, तो 2d का हो, आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा। 3d होता है लेकिन 2d परमिसिबल नहीं है। और अगर आप लोग देखिए n इज इक्वल टू 3 हो, तो जिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू और एजिमुथल क्वांटम नंबर ये नॉट परमिसिबल है। अच्छा, दूसरा फिर आप लोगों ने किस चीज का ख्याल रखना है? दूसरा क्या है? अगर आप लोग L और ml की वैल्यू की बात करते हैं तो ml और ml जो है L और ml बराबर हो, ठीक है, ये परमिसिबल है। ये नॉन परमिसिबल, ये नॉन परमिसिबल, ये नॉन परमिसिबल, ये परमिसिबल है। जिसको मैं यहाँ पे, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे गुड साइन लगा रहा हूं ना, ये साइन लगा रहा हूं, तो ये परमिसिबल है कि जिसका L वैल्यू 1 हो उसका ml वैल्यू भी 1 हो सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर आप लोग गौर से कि जिसका L वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे -ml वैल्यू, वो भी ठीक है, माइनस में भी हो सकता है। ये अगर आप देखिए L इज इक्वल टू 1 है, अगर जिसके लिए L इज इक्वल टू 1 है तो उसका ml वैल्यू +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और समझ रहे ना, यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। तो ये चीजों को आप लोगों ने, अच्छा क्या नहीं होना चाहिए कि याद रखिए कि द ml वैल्यू जो है शुड नॉट बी एक्सीड फ्रॉम द L वैल्यू, the ml value should not be exceed from the L value। तो ये नॉट परमिसिबल है, ये परमिसिबल है, ये नॉट परमिसिबल है कि आपके पास L वैल्यू अगर 1 होगा तो उसका ml वैल्यू शुड बी रेंज इन द +1 और -1 के रेंज में होना चाहिए। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 हो और उसकी ml वैल्यू -2 लिखे हो, ये गलत है। इस चीज का आप लोगों ने क्लियर करना है। और दूसरा आप लोगों ने ms को देखना है। अगर आपके पास ms +½ गिवन हो, ठीक है, अगर ms की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 और ½ गिवन हो, ठीक है, अगर ms की वैल्यू 1 गिवन हो, गलत है। अगर ms की वैल्यू 1 गिवन हो, गलत है। अगर ms की वैल्यू जो है 2 गिवन हो, गलत है। अगर ms की वैल्यू 0 गिवन हो, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो एक का स्पिन अप है और दूसरे का स्पिन डाउन है। तो ये चीजों का आप लोगों ने थोड़ा सा क्लियर करना है, ये सारे अलाउड नहीं है। ये अगर आप लोग देखिए इन दोनों में से यहाँ पे ये अलाउड नहीं है कि ml वैल्यू, तो आप लोग बात सुनिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 69 में आप लोग जाएं, n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, ml इज इक्वल टू 0 है, और ms इज इक्वल टू 1 और ½ का मतलब है बस +½ ही है। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू, लास्ट डी ऑप्शन को खैर बस देखिए डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप लोग बात सुने n इज इक्वल टू 5 है तो l इज इक्वल टू 1 है, तो इसका ml 2 लिखा हुआ है। तो आपको मैंने क्या कहा, ये रेंज में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए या कम माइनस में होना चाहिए, लेकिन इससे एबोव नहीं होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट परमिसिबल। इसमें डी ऑप्शन आपका जो है क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप जी बताएं, थर्ड वाला जो है कि गलत नहीं है, ये थर्ड वाला ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2 हो, तो जिसका l इज इक्वल टू 2 हो तो उसका ml वैल्यू +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 -2, ये सारे इसके लिए पॉसिबल है। तो ml -2 पॉसिबल है, मैंने क्या लिखा है -l, तो ये -2 भी पॉसिबल है, लेकिन -3 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने इन दोनों के रेंज में +2 और -2 और -2 का रेंज आप लोगों ने, हाईएस्ट जो है +2 होगा और द लोवेस्ट -2 होगा। अगर -3 लिखा हो तो गलत है, वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये अगर आप लोग देखिए इसमें ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ जाएं। द रीजन दैट CBr4 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट डेट ऑफ CCl4, तो इस डेट, क्योंकि जब मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ जाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है,
तो जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्शन, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए हाई पोलराइजेबिलिटी, तो CbR4 मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जिन मॉलिक्यूलों का नॉन पोलर मॉलिक्यूल और जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो याद रखिए पोलराइजेबिलिटी ये पॉइंट जो है मेरा के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो, तो उनके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये अगर आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इसके पॉइंट है। द मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड इज अ बेसिक बफर सोल्यूशन है। मेरे पास एक सोल्यूशन है और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द बेसिक बफर सोल्यूशन है। यहाँ पे ये बेसिक बफर सोल्यूशन है। अगर क्वेश्चन ये लिखा है स्टार्ट में ये, इफ वी एड एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिड, अगर हम इसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड डाल देते हैं, अगर हम क्या कहते हैं स्मॉल नहीं, एक्सेस स्मॉल नहीं है, a solution which resists change in pH by addition of a small amount of an acid, that solution is known as buffer। लेकिन अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डाल लेते, that is called excess amount। तो एक्सेस में फिर ये pH को क्या नहीं कर सकता, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो डिफरेंट इसका pH चेंज होगा। तो अगर आप लोग हो सके तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्सेस में एसिड ऐड करता हूं, वी नो दैट द pH का एसिडिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, समझ रहे हैं ना, और pOH का क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिड इनटू द सॉल्यूशन इन द pOH ऑफ द सॉल्यूशन, pH नहीं है, pOH की बात की गई है। तो सॉल्यूशन का pH डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा और pOH इंक्लाइन की तरफ चला जाएगा, तो pOH इंक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ऑप्शन 71, तो यहाँ पे इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन का pOH इंक्रीज होगा। एसिडिटी के साथ pOH का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो pOH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 72 को देखें। अगर आप लोग देखें फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर के साथ है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के साथ या इक्विवेलेंट वेट के साथ। तो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जो है दैट इज इक्वल टू G इनटू Q के बराबर है, where G is called electrochemical equivalent weight, and the second law it is directly proportional to E and that is known as equivalent weight। equivalent weight के साथ इसका रिलेशन है। तो second law is based on the equivalent weight and the first law is based on the electrochemical equivalent weight। तो electrochemical equivalent weight अगर आप लोग देखिए molar mass of any substance divided by n is the valency number, n to 96500 coulomb charges, and we can also write molar mass divided by n to f के बराबर है। अच्छा, इस तरह इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस डिवाइड बाय जस्ट ओनली n नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, और अगर आप लोग देखिए वैलेंसी नंबर जो इनको हम कहते हैं, इनके साथ इक्विवेलेंट वेट का रेशियो निकालते हैं। तो इन दोनों का फर्स्ट लॉ में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट इन्वॉल्व है और सेकंड लॉ में सिर्फ इक्विवेलेंट वेट इन्वॉल्व है। तो इन दोनों का बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। 72 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो फ्लोरीन क्लोरीन या क्लोरीन क्लोरीन। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन इसलिए लेसर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आल्दो हम कहते हैं कि जो एटॉमिक साइज जिनके स्मॉल होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन ये एक दूसरे को स्पेस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से दे बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है एंड अ स्मॉल अमाउंट। तो इन चारों मॉलिक्यूल में द मोस्ट स्टेबल इज क्लोरीन बॉन्ड है। तो क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है द मोस्ट स्टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप लोग हो सके तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। आप लोग बात करें प्लीज, हाइड्रोजन गैस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो नन बनता है। तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैव 0 जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, तो देयर इज नो इन न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपका डी ऑप्शन बनता है। तो खबर आपको है गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप लोग आ जाएं। लिमिटिंग रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग, इफ 50 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट आर अलाउड टू रिएक्ट। तो जब भी आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें आप लोग जो है इक्वल अमाउंट में मास में इक्वल मासेस में रिएक्टेंट को अलाउ करके रिएक्ट करवाते हैं, 4 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन
N2 इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिना आप लोगों को यहां पे मिल रहा है। बातें बंद करें प्लीज, ये बात गौर से सुने। अगर आप इसको मास में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल में सबसे आसान सा ट्रिक क्या है कि जब आपके पास इक्वल मासेस हो तो जिस सब्सटेंस का मोलर मास, जिस सब्सटेंस का टोटल मास यही केमिकल इक्वेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, 4 मल्टीप्लाइड 27 ग्राम 3 मल्टीप्लाइड 32 ग्राम, ये 108 ग्राम बनता है। ये क्या बनता है? आसान सा स्टेटमेंट क्या है, आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आसान सा स्टेटमेंट ये है कि जिसका मास ज्यादा कंट्रीब्यूट करे वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो याद रखिए, इफ इक्वल masses of the reaction are allowed to react, then your limiting reagent will be the one having greater mass. केमिकल इक्वेशन में जिसका मास ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वही आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 75 में ए ऑप्शन बनता है। तो ये आप लोग प्लीज 27 यहां पे मैंने लिखा है। क्वेश्चन ये है कि 50 ग्राम ऑफ ईच इक्वल मासेस, 50 ग्राम ऑफ ईच, जब 50 ग्राम का बन होगा तो जिसका मास ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वही आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। ये अगर आप लोग गौर से किए तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनता है। Which one of the following is the correct order for the boiling point? तो these are the hydrides, मीथेन है, अमोनिया है, अगर आप लोग देखिए वाटर है और HF है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखिए तो मीथेन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF, तो these are the hydrides, इनको हम हाइड्राइड कहते हैं। So which one of the following is the correct order of increasing boiling point? तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप लोवेस्ट से स्टार्ट लें और हाईएस्ट की तरफ जाएं। तो लोवेस्ट जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो से स्टार्ट लें और हाईएस्ट की तरफ जाएं। तो लोवेस्ट ये है, लोवेस्ट अगर आप लोग देखिए है, फिर उसके बाद अमोनिया है, फिर उसके बाद HF है और फिर उसके बाद आप लोगों के पास वाटर है। ये सीक्वेंस है। तो ये लोवेस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट पे चला जाता है। तो अगर आप लोग देखिए ये ऑप्शन बी ऑप्शन आप लोगों का बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 76 में अगर आप देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट बना है। जी बताएं। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, ये बी ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर जी बताएं। इंक्रीजिंग है ना, तो लोवेस्ट से स्टार्ट लेने हाईएस्ट की तरफ जाना है। अगर आप नहीं ना वो अगर ये तो आप लोग नहीं, ये तो डिक्रीजिंग है और ये गलत है। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा है। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, अगर आप इस तरह लिखा जाए तो ये क्या होगा, तो मीथेन का ज्यादा होगा या हाँ, तो फिर तो ये होना चाहिए। आप इस बी को देखिए, बी को नहीं, आपने लोवेस्ट से स्टार्ट लेना है। थोड़ा सा सुने ना, क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपने लोवेस्ट से स्टार्ट लेना है। तो ये अगर आप देखिए वाटर तो हाईएस्ट है ना, ना आप जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा आपने क्या करना है, लोवेस्ट से स्टार्ट लेना और हाईएस्ट की तरफ जाना है। इस सीक्वेंस में जाना है, इस सीक्वेंस में आप लोगों ने इसकी एक्सप्रेशन करवाने। तो बी ऑप्शन करेक्शन है। तो ये आप लोग प्लीज और देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, द लंडन डिस्पर्शन फोर्स आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन है, the atoms of helium in gaseous state, helium in gaseous state at high temperature, molecule of ice है या molecule of hydrogen chloride है। तो अगर आप लोग गौर से कहें gaseous state of the helium में जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्स नहीं होते, वो तो मिसिंग है इसमें। आप देखिए सॉलिड आयोडीन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इसमें है ना, लाइक लड़की। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें न करना, क्वेश्चन क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, थोड़ा सा सुनिए स्टेटमेंट को देखें। द ओनली फोर्स इज प्रेजेंट अमंग द सॉलिड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। ये गैसियस स्टेट लिखा है, तो गैसियस स्टेट में वंडरवाल फोर्सेस कहां से आ गए? गैसियस स्टेट में वंडरवाल फोर्सेस कहां पे होते हैं? गलत कर रहे हैं आप, गलत पॉइंट ले रहे हैं आप, गलत पॉइंट ले रहे हैं, दोनों गलत ले रहे हैं। हाल दो आप लोगों से, हम दोनों से आप ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं बाजू का। आप लोग बात करें प्लीज। देखिए आप लोग वहां पे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा देखिए, लंडन डिस्पर्शन फोर्स आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग, किस में होंगे, किस में प्रेजेंट होंगे? द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन में होंगे। वो सॉलिड स्टेट में है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स वहां पे होंगे। दूसरे में तो लिखा है द एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट, वो तो गैसियस स्टेट में है तो उसमें नहीं होंगे ना, उसमें नहीं होंगे ना।
अच्छा, तो हाँ लिक्विड स्टेट में, हाँ क्यों नहीं होता है? आप लिक्विड को लिक्विफाई नहीं करते, वो आपके बुक में टिडबिट में नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा बात सुने प्लीज, खबर हो रही है। द ज्योमेट्री ऑफ PCl3 इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl3 इज वाह वाह, PCl3 अगर आप लोग देखिए यहाँ पे बात करें, Ab3 मॉलिक्यूल विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Ab3 विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या होगा? तो ये आप लोगों के पास पिरामिडल है, ये पिरामिडल है, पिरामिडल है। द ज्योमेट्री ऑफ PCl3 इज पिरामिडल। ना 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 प्लीज, ना 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 आप ऐसे ही रीजनिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ज्योमेट्री की जब बात होगी, जब आपसे हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री की बात करें तो फिर आप टेट्राहेड्रल की बात करें। जब आपसे सिर्फ ज्योमेट्री की बात, इट मींस आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पे फिर यहां पे फोकस रखना है। तो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ द मॉलिक्यूल लुक लाइक, इट्स अ पिरामिडल, ये ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी है। ये अमोनिया की तरह है ना, अमोनिया की तरह मॉलिक्यूल है ना PCl3। तो ना 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 आप गलत कर रहे हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के साथ मिक्स करवा रहे हैं। ना ना ना, ज्योमेट्री अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर डेफिनेटली जो है वहां पे आप लोगों के पास क्या है, पिरामिडल ज्योमेट्री है। बातें बंद करें प्लीज, प्लीज इस तरह इंटरफेरेंस हर एक में पॉइंट में मत करें। अच्छा अगर आप लोग देखें, एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेज हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 79 में बी ऑप्शन बनता है। आप लोगों से जब आप लोग गौर से सुने, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में लिखा गया हो फिर आप उसके मुताबिक आंसर दिया करें। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में आपसे डिमांड किया गया हो तो आप उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री की तरफ जाएं। जब आपके पास स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के बारे में बात की गई हो तो इट्स अ टेट्रा, आप लोगों के पास क्या है, याद रखिए पिरामिडल ज्योमेट्री। कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट मत करें, चीजों को मिक्स ना करें, आपके मसले नहीं होंगे। ये मैं आपको बार बार कहता हूं, मिक्सिंग होती है आपसे। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज अमंग द फॉलोइंग इज, LDF फोर्सेज है, LDF फोर्सेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोवेलेंट बॉन्डिंग या DDF फोर्स है। हाँ डिस्पर्शन, अगर आप डायपोल डायपोल फोर्सेज है तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेज है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ले खामोशी करें गुरगुर का वही। तो इसमें अगर आप लोग बात सुने प्लीज, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। तो बात सुने प्लीज, देखो गुरे खबर हो रही, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेज होते हैं। DDF जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेज है, वीकर फोर्सेज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर फोर्सेज है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज वीकर है, ये वंडरवाल फोर्सेज वीकर होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। इसमें सी ऑप्शन है। मां का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो, DDF का मतलब है डायपोल डायपोल। मैं सिर्फ वो बात कर रहा था और आप लोग डायरेक्टली जो है शुरू हो गए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले मुझे सुना करें, फिर उसके बाद आप लोग जो है कोशिश करें डिस्कशन में आप हमें सुने, ठीक है, हमें सुने। ओके, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, अगर आप क्वेश्चन नंबर 81 को देखें, H2O मॉलिक्यूल इन आइस आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनली, हेक्सागोनली और बेंड प्लेनर फॉर्म में होना चाहिए, हेक्सागोनल होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि कोई धमाका हो जाएगा, तुम ये इसमें भी धमाका कर लोगे, लेकिन बच गए हो। तो अगर आप लोग गौर से देखें, ये बी ऑप्शन है। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर आप आइस में चले जाएं तो द वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हेक्सागोनल मैनर में, पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री उसकी बन जाती है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज कंसीडर्ड टू बी 0। अगर आप लोग देखिए ब्रोमीन के लिए गैसियस स्टेट में या ब्रोमीन के लिए लिक्विड स्टेट में, शाबाश, थैंक यू। और अब मरकरी के लिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे साइलेंट लिखा है। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट वन है। इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व, सही है ना। तो जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें आप लोगों के पास या तो केमिकल एनर्जी जो है में कन्वर्जन होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। सो ये रिडॉक्स रिएक्शन, प्लीज एक 2 मिनट के लिए ताकि कोशिश को ये आप लोग बात सुने प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का मसला है तो वो बाहर निकल जाए, गुर गुर बन गई, ठीक है। आप लोग इतने तगड़ा है तो फिर मैं यहां पे क्यों खड़ा हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इंटरफेरेंस मत करें, डिस्टर्बेंस मत करें। जिसका कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन करो। मुझसे पहले जो है क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन करूं, फिर उसके बाद आप लोग इस मैं आप दोनों को कहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि आप लोग दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बस फिर सारे जो है वहां पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है।
तो यही तो मसला है, लेकिन इसको बार बार कहता हूं। लेकिन ओके, द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें आप लोगों के पास केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन आप लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन आप लोग बी क्यों होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां पे प्रोड्यूस होती है? ये मैंने कभी बुनियर में जो है इस तरह का प्रोसेस होगा, यहाँ पे पिशावर में तो ये नहीं होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा बात सुनिए प्लीज। तो 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स, अगर आप लोग ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से देखें, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल के बराबर है। इस तरह है कि नहीं? इसके बोल, अगर आप इसको 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करें, हाँ, तो कितने जीरो इसके साथ बढ़ गए? तो आप इसके साथ भी 1 जीरो लेके, एक जीरो लेके 10 मोल। तो 1 मोल में 100 ग्राम होते, तो 1 किलोग्राम का मतलब है 100,000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1000 के 100 के साथ एक जीरो लगी है, तो इसके साथ भी एक जीरो लगा है, 10 मोल। ओनली 10 मोल्स आपके पास यहां पे आते हैं। तो ये ml नहीं है, मोल है। प्लीज ये मोल है, ml नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे किलो मोल का वर्ड इस्तेमाल किया गया, खैर है, लेकिन यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम का हाउ मेनी मोल, तो ये मोल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 में अगर आप लोग देखिए, ये बी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ अगर आप लोग चाहे, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन क्वांटम नंबर, अगर आप लोगों को दिया गया है और साथ में ml इज इक्वल टू +1 गिवन हो, कैन नॉट बी प्रेजेंट। तो s का ml वैल्यू कभी 1 हो सकता है, वो हमेशा 0 होगा। f के लिए 1 हो सकता है, d के लिए 1 हो सकता है ml वैल्यू, और p के लिए भी 1 हो सकता है, लेकिन s के लिए ml वैल्यू कभी भी जो है 1 नहीं हो सकती। तो ये आपके पास d ऑप्शन इसमें करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में d ऑप्शन है, s ऑर्बिटल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए, लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर द खबर और प्लीज एक 2 मिनट के लिए। अगर आप देखें, एक हैलाइड होते हैं, एक ऑक्साइड होते हैं और एक हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो जो ऑक्साइड होंगे तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। आप लोगों ने याद रखना है कि जहां पे आपको ऑक्साइड नजर आ जाए उनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, फॉलोड बाय हाइड्रोक्साइड, एंड सबसे लीस्ट जो होगी वो हैलाइड की होगी। तो मेटल ऑक्साइड हैव मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी और मेटल हैलाइड हैव द लीस्ट लेटेस्ट एनर्जी, यहां पे इनकी कम होगी। तो ये पेपर में बार बार ये क्वेश्चन इस तरह क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 86, तो यहां पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट फ्रॉम n6 टू n2। अगर एक इलेक्ट्रॉन n6 से n2 की तरफ आए तो द नंबर ऑफ, अगर आप देखिए स्पेक्ट्रल लाइन कितने प्रोड्यूस होंगे, तो यहां पे 10 स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होते हैं। n6, अगर आप देखिए n5, n4, n3, n2। ये अगर आप लोग देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन है और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस डेस्टिनेशन पे आ रहा है। तो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को आसान से कैलकुलेट करने के लिए जहां पे आ रहा है इसको 1 कंसीडर करें, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबर क्रॉस कर इसको सम अप कर ले, यू विल गेट 10 स्पेक्ट्रल लाइन। आपको जो है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह मिल जाएंगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से ये नंबरिंग करनी है। 6 से 2 की तरफ आ रहा है तो 6 वाला जो है 5 हो जाएगा, ये 2 वाला 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला नंबर क्रॉस करे, सम अप करे, यू विल गेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कि यहाँ पे कितने स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप लोग हो सके तो आपका सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 88, विच वन इज इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप देखें, एटमाइजेशन इज एंडोथर्मिक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, वेपर्स को अगर मैं कंडेंस करवाता हूं, वेपर फेज से लिक्विड स्टेट में लेके आता हूं, तो मैंने इससे एनर्जी निकालनी है, ये एक्सोथर्मिक है। तो ये प्रोसीजर जो है अगर आप लोग देखिए इज नॉट, अगर आप लोग गौर से देखिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। अच्छा, 1A कंबाइन विद 2B इट प्रोड्यूसेस P प्रोडक्ट बनाता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपको दिया गया है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप दिया गया है और इसमें जो है 1A एंड प्लस 1B द रिएक्शन इंटरमीडिएट है। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिएक्शन क्या होगा? तो आप लोग गौर से कि सेकंड ऑर्डर इन दोनों के पावर सम अप होंगे और ये सेकंड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो ए यहाँ पे ये K होगा और यहाँ पे ये A फर्स्ट पावर और B का भी फर्स्ट पावर,
तो इन दोनों के ये सम अप हो जाएंगे एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ सेकंड ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपका डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 90 की तरफ, अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज, अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और यहां पे अगर आप लोग देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी से ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, आप लोग बात करें प्लीज, प्रोडक्ट से भी ज्यादा है, यहाँ पे रिएक्टेंट से भी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। एंडो रिएक्शन का वर्ड है, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपके पास क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट एनर्जी एंड द प्रोडक्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट एनर्जी। ये सीक्वेंस होगा फॉलोड बाय द एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, आपके पास फिर प्रोडक्ट एनर्जी एंड रिएक्टेंट एनर्जी। तो ये आप लोगों के पास सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आप लोगों के पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के पास ये सिचुएशन बन जाएगी। खबर और प्लीज, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर, फिर उसके बाद ए रिएक्टेंट आपका हो गया और लास्ट में प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। तो ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की है। तो ये अगर आप लोग बात करें प्लीज, तो आप लोगों का सी ऑप्शन इसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखें, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जितना आप लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन, तो याद रखें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे लोअर विल बी इट्स रेट। क्वेश्चन नंबर 91 में बी ऑप्शन आपका करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे बात करें 5 वेरिएबल अमंग द फॉलोइंग, 5 वेरिएबल अमंग द फॉलोइंग, इसका मतलब है नॉन स्टेट फंक्शन। नॉन स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग इज हीट है, हीट इज द नॉन स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, बट हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो यहां पे अगर आप लोग देखें आपका ऑप्शन जो है 92 में भी बी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 93, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी एक्ट एज एन एनोड when the standard reduction potential of the couple electrode is greater than the hydrogen हो या lesser than hydrogen हो, greater होना चाहिए, it should be positive होना चाहिए। तो if the reduction potential of the couple electrode is greater than the hydrogen, तो फिर हाइड्रोजन उसके सामने एज ए एनोड बिहेव करता है। तो ये ग्रेटर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में आपका ए ऑप्शन बनता है। If a zinc spoon is stirred in the copper sulfate solution, what will happen? What will happen? हाँ, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या कॉपर का? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कॉपर का ज्यादा है। तो लोअर वाला हायर में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो अगर आप लोगों के पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और आप उसमें जिंक का जो है क्या है स्पून वो स्टिर करते जाए तो ये खुद ब खुद इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये इसमें डिसॉल्व होता जाएगा। तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सोल्यूशन वो डिस्चार्ज होता जाएगा। द ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट वो अगर आप डिस्चार्ज हो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप द स्पून विल बी डिसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप लोग गौर से के बी ऑप्शन करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 95, जिंक एंड इज अलाउड टू रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट, यही रिएक्शन है, जिंक इज अलाउड टू रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर रिड्यूस हो जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ रिडक्टेंट? Which one of the following behave as a reductant, oxidant and reductant? Reductant reducing agent. Reductant reducing agent. Reductant reducing agent. Reductant or oxidant? Reductant is a reducing agent. No. अच्छा, बात है। The reductant in the reaction is zinc. The reductant in the reaction is a zinc. खबर में कोई प्लीज। एंड नेल्सन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड नेल्सन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नेल्सन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं
इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते चेंज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। सुने प्लीज, ये +1 से 0 की तरफ जा रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये जब ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट एट एनोड, व्हाइल द हाइड्रोजन अगर आप देखें ये 0 पे जा रहा है तो ये रिलीज होगा कैथोड पे। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज एट कैथोड? सो इन नेल्सन द गैस इवॉल्व एट कैथोड इज अ हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप लोग देखिए, आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है। A galvanic cell is made of metal A and B has a cell potential. Find out the cell potential. If the reduction potential of A is -2 volt ho, and the reduction potential of B is +0.5 volt हो, find out the cell potential. तो cell potential को जब आप लोग find out करेंगे, cell potential को find out करना है, तो आप लोगों ने E कैथोडिक माइनस E एनोडिक, ये जनरल फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। E एनोडिक, ये जनरल फार्मूला अगर आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों ने इसको यूज करना है, तो जनरल फार्मूला। अच्छा, तो आपका कैथोड पॉजिटिव है, 0.5 वोल्ट है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कपल सेल में, तो वो एज अ कैथोड बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा इट विल बिहेव एज अ एनोड, वो एज अ एनोड बिहेव करेगा। तो इसका ज्यादा है तो ये बिहेव एज अ कैथोड, और यहाँ पे -2 वोल्ट है तो इट बिहेव एज अ एनोड। तो यहाँ पे 0.5 and +2 that is equal to 2.5 वोल्ट सेल पोटेंशियल होगा। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा? 2.5 वोल्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, 0.5 ने 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपका ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, द करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट यूनिट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मेरे ख्याल में ये तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल जो है इसके लिए पर सेकंड। यहां पे अगर आप लोग देखें पर आवर, आर पर आवर, इनके लिए अगर आप लोग देखें तो यहां पे लीटर पर मोल पर सेकंड, इनके लिए क्या होता है? लीटर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ये इनके लिए यूनिट्स होते हैं, ये इनके यूनिट्स हैं। या डीएम यहाँ पे DM6 पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, DM³ पर मोल पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए ये फाइंड आउट करें, ये कांस्टेंट है। आप लोगों ने बी ऑप्शन इस पे करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आपका बी ऑप्शन है। 97 वाले में क्या मसला है? गैल्वेनिक सेल सिर्फ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक। आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल कम है एनोड, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, इन दोनों को सम अप करें 2.5 वोल्ट, ये आपका सेल पोटेंशियल बनता है। बोले हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल एनर्जी लेवल्स। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को जब भी आप शेल नंबर में कैलकुलेट करते हैं जस्ट ऑन यूजिंग द एन स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेल कैलकुलेट करने के लिए एन स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल शेल दैट इज इक्वल टू, बोले लगा हैं इलियास रोर ده تخوي رور سوغنيشنا اخور وانا تخوي رور ده الياس رور الياس رور پکې سوغشنا ها انا ورشه الله رور ټلیفون راغله او غلط خطه وای چې الياس زما بیا دورې بیا چوره مخه चलिए आप चले जाएं, मजाक कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में कोई आपका यही ख्याल आ गया। ओके, तो आप लोग बात सुने प्लीज। तो ये अगर आप लोग गौर से देखें तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड करने के जनरल फार्मूला, जस्ट ओनली शेल नंबर, चश्मुद्दीन से 1-2 मिनट के लिए जस्ट ओनली शेल नंबर्स को ले और उसका स्क्वायर निकालें। आप देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, थर्ड शेल में एम शेल में 9 आप लोगों के पास ऑर्बिटल होंगे, 4 का स्क्वायर ले 16, तो 16 ऑर्बिटल। अच्छा, बाज औकात इन ऑर्बिटल को स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, बाज औकात ऐसी कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडिंग वेव्स का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ये एल शेल के लिए n = 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है एंड 4 ऑर्बिटल इस पे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, 1-2 मिनट के लिए आप लोग सुनिए। ये अगर आप लोग और से देखिए, ये के शेल है, इसमें एक ऑर्बिटल, ये अगर आप लोग देखिए यहाँ पे एल शेल,
तो एल शेल में एक एच है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड है। तो यहां पे हम स्टूडेंट को कहते हैं बस सिर्फ एन का स्क्वायर निकाले, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल शेल, इस तरह फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर आप यहां पे आ जाए, फॉर एग्जांपल एच है, पी है और डी है, यहां पे n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बनता है ना, 5 डी के ऑर्बिटल हो गए, 3 पी के हो गए और 1 एस हो गया, टोटल कितने बनते हैं? 9 बनते हैं। तो n स्क्वायर फार्मूले के जरिए द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द शेल भी आप लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका पॉइंट है, डी ऑप्शन इसमें करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में अगर आप लोग देखिए तो आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, शाबाश। पीवी बाय एनआरटी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो पीवी बाय एनआरटी इज आल्सो नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं। और बात सुने प्लीज, ये भी आपका ऑप्शन सी इसमें बनता है। हाँ ना, रियल गैस के लिए इक्वेशन है नहीं, रियल गैस के इक्वेशन ये नहीं, आप आइडियल गैस की बात करें। बातें बंद करें प्लीज। पीवी बाय एनआरटी ये इक्वेशन इज फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन है। याद रखिए नॉन आइडियल केस के लिए फिर हम वंडरवाल इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं, ये नहीं है फिर। हाँ इसके बाद डिस्कस कर ले फिर। खैर बातें बंद करें प्लीज। अगर आप लोग देखें तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू पीएम डिवाइड बाय आरटी। खबर हो रही प्लीज। प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मोलर मास, तो जो फैटी मॉलिक्यूल को उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आज अगर प्रेशर ज्यादा करते मॉलिक्यूल करीब आते उसकी डेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर कम करे मॉलिक्यूल करीब आएंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में जो है आप लोगों के पास डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 102 में जाएं। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। ये अगर आप लोग गौर से तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो है क्या है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट उस टाइम वैलिड है जब प्रेशर बहुत लो होगा। अब खबर माने पड़ेगी क्या ना, जब प्रेशर हाई होगा तो फिर ये स्टेटमेंट वैलिड है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे लोअर है, दैट्स इट ना। तो अगर आप लोग देखिए द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इज कंसीडर इट फॉलोइंग प्रेशर, कौन से फॉलोइंग प्रेशर पे होगा? लोअर प्रेशर पे होगा, लोअर प्रेशर पे, लीस्ट प्रेशर पे होगा। हाई प्रेशर पे अगर मैं चला जाता हूं फिर ये नेग्लिजिबल नहीं होता है, फिर हम इसको जीरो नहीं कर सकते, मतलब इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 102 में आपका ए ऑप्शन बनता है। इट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वन विच शो मार्क डिविएशन। तो याद रखिए डिविएशन का मोलर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिस सब्सटेंस का मोलर मास ज्यादा होगा वो मार्क डिविएशन शो करेगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करेगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 103 में अगर आप लोग देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 104, if a reaction involve only solid and liquid, which of the following is true? तो अगर आप लोग सॉलिड में वर्क होता है, लिक्विड में वर्क होता है, तो जो भी हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम में एंटर होगा वो इसके इंटर एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 में आपका बी ऑप्शन बनता है जी। ओए बातें बंद करें प्लीज। दद्या का साइड नजीर गुरगुर्रा जी। हाँ 103 में क्या करें, रिपीट करें। जिसका मोलर मास ज्यादा वो मोर नॉन आइडियल है ना। तो मार्क डिविएशन कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसने कहा, कहां से आवाज आई, कहां से गड़बड़ की आवाज आई? अगर मोलर मास ज्यादा तो फिर सेम हो तो फिर क्या करे, पोलरिटी को देखे, एटॉमिसिटी को देखे कि उसमें एटॉमिक ना, जिसमें एटॉमिसिटी ज्यादा होगी तो उसके वहां पे अगर आप लोग देखें तो उस सिचुएशन में आपके पास डिविएशन ज्यादा होगी। हाँ जी खबर मत कोई प्लीज, बातें बंद करें। If absolute temperature of the gas is reduced to 1/2 and the pressure is doubled in the volume of a gas, हाँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर डिवाइड बाय प्रेशर। खबर हो रही प्लीज। वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है और प्रेशर के साथ? अच्छा वो कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड टू 1/2, अगर मैं क्या करता हूं इसको 1/2 कर लूं टेम्परेचर को, एंड प्रेशर को क्या करते हैं, बात सुनिए प्लीज,
और फिर वहां पे प्रेशर इज डबल और प्रेशर को हम डबल कर लेते हैं, प्रेशर को हम क्या कहते हैं, डबल कर लेते हैं। एंड इफ द प्रेशर इज इंक्रीज बाय डबल और प्रेशर को हम P1 से जो है 2 टाइम ऑफ P1 कैसे डबल करवा लेते हैं, इसको रिड्यूस करवाते हैं, इसको क्या करवाते हैं, रिड्यूस टेम्परेचर T1 बाय 2 कर लेते हैं और इसको 2 टाइम इंक्रीज करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू यहाँ पे T2 T बाय 2 एंड टू 2P है, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 टाइम, सो इट डिक्रीजेस बाय 4 टाइम। तो बी ऑप्शन इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 105 में बी ऑप्शन है। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, और मुझे बताया प्रेशर के साथ, अगर मैं प्रेशर को डबल करता हूं तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, अगर मैं टेम्परेचर को 2 टाइम करता हूं तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा, 4 टाइम चेंज आएगा। हाफ वो भी करवा रहा है, हाफ ये भी करवा रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड दैट इज इक्वल टू 1/4 के बराबर हो जाएगा, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। हद होती है ना लिखिए की भी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ याद रखिए, वेपर प्रेशर एक लिक्विड की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। लिक्विड की अमाउंट पे ये डिपेंड नहीं करते, तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये अमाउंट पे इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 106 में आप लोग देखें ए ऑप्शन करेक्ट है। खबर है कोई प्लीज। क्वेश्चन नंबर 107, द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंस टू व्हिच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड। इसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस की पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। सो द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंस टू व्हिच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 107 में अगर आप लोग हो सके तो यहां पे ए ऑप्शन बनता है। हाँ, इसका मतलब क्या है, वल्लाह ये तो आप लोग इस तरह कह रहे हैं जैसे आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ड आप लोग सुन रहे हैं। ओए चश्मुद्दीन साहब दा खबर हो रही है, ये खबर है, ये अगर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब आप इन मॉलिक्यूल को करीब लेके आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसी को रिपेल करते हैं, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इसी को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब आप ये करीब आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये पोलराइज हो गए कि नहीं है, ये पोलराइज हो गए कि नहीं, पोलराइज नहीं है अभी भी, ये पोलराइज हो गए। नेगेटिव पोल इंड्यूस्ड डायपोल, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। पोलराइजेबिलिटी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उसको डिस्पर्स करना, उसको पोलराइज करना वो आसान हो जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर मतलब ये है कि जिन सब्सटेंसेस के मोलर मास ज्यादा होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, उसमें चार्जेस इंडक्शन करना वो आसान हो जाता है। तो ये अगर आप देखिए ए ऑप्शन इस पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 107 में ए ऑप्शन है। इन वैक्यूम डिस्टिलेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज रिड्यूस्ड टू, अगर आप लोग देखिए यहां पे अंडर 50 टार प्रेशर 210 पे लेके आते हैं। जब आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, द लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। तो ग्लिसरीन को बॉयल करने के लिए, डिस्टिल करने के लिए हम क्या करवाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करवाते हैं। और जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम 50 टार पे लेके आ जाते हैं तो फिर ग्लिसरीन बॉयल होता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये आसानी के साथ रिकवर होता है। आपके बुक के सेंटेंसेस है, बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 108 में आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109 द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड ए बी सी आर 60, 30 एंड 40, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ लिंक करें। अगर आप देखिए इसकी 60 है, बी की अगर आप लोग देखिए 30 है, 40 जो है सी की जो है ये 40 है। अगर आप लोग देखें हीट ऑफ वेपोराइजेशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जहां पे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वहां पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो हाँ द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या करेंगे आप लोग, तो यहां पे बी फिर सी प्लस ए, डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग है। अगर आप ए सी बी फॉर्म में, तो बात सुने, जब आप स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग है, जब आप हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते हैं ये डिक्रीजिंग है। अब आप इसमें ऑप्शन देखिए तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट बनाता है जी। क्वेश्चन नंबर 109 में सी ऑप्शन है जी, बताए जी जी
बी क्यों ज्यादा होगा? आप लोग देखिए बी का डिक्रीजिंग ऑर्डर वो तो सबसे कम होगा, वो तो सबसे लोवेस्ट है जी। वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी जी जी, बिल्कुल ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, बातें बंद करें प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो फॉर द इक्वेशन। आसान सा क्वेश्चन है, देखा गोरियो गुर गुर बंद की कहना मर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देखें, आपको मैं समझाता हूं, खुदा खबर बंद कही। पोटाशियम बाइसल्फेट है, मैंने तो आपको बता दिया, नॉन सीरियस स्टूडेंट को मैंने कह दिया कि वो हाल से निकल जाए, लेकिन ब्याम पर की गुर गुर रजीनो। अगर आप लोग बात सुने प्लीज, ये अगर आप लोग देखिए, ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन और लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया गया है। स्टूडेंट को हम कहते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि आप इसमें सिर्फ 2 को सीक्वेंस में बैलेंस करें, बस वही आपका ऑप्शन है। वो तो मैं बता रहा हूं ना, मैंने तो खत्म नहीं किया ना। ठीक है, आप लोग बात सुने प्लीज, आप लोगों को ये पॉइंट थोड़ा सा देखिए, मैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जा रहा हूं बाय डायरेक्टली, फिर आपको एक अनकरेक्ट भी है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। खैर मैं समझाता हूं, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करें प्लीज, आप लोगों ने कोई इंटरफेरेंस नहीं करें कि ये लोग समझाएं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग देखिए ये 4, यहां पे अगर आप देखिए ये 2, यहां पे अगर आप देखिए ये 3 और ये 1 है, ये बी ऑप्शन बनता है, लेकिन मैं समझाता हूं, इसको आप एब्रीविएट करें ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरह इनको भी ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरह आप लोग कर लें। आप लोगों को मैंने क्या कहा, सिर्फ जो है आप 2 ऑप्शन सीक्वेंस में जो है फाइंड आउट करें, बाकी की कोई जरूरत नहीं कि आप हर एक चीज के पीछे लगे होंगे, नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने। आप क्या करें, ये इसका कोएफिशिएंट 2a, पोटाशियम यहां पे आपको किसी और जगह पे नजर आ रहा है, कहां पे नजर आ रहा है, वो इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, सेम है कि डिफरेंट है? एक पॉइंट मुझे मिल गया। अब बस सिर्फ एक और आयोडीन को चेक करें, जहां पे अगर आयोडीन एक को एक पहला कंफर्म करे और नेक्स्ट ऑप्शन पे सेकंड कंफर्म करने, अगर ये 2 इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, बस ये काफी है और आपका वही ऑप्शन है। ये नहीं कि आपने सारी चीजें चेक करनी है, सीक्वेंस में सिर्फ 2 को चेक करें, सीक्वेंस में सिर्फ 2 को चेक करें, इसके बाद सीक्वेंस किसका आता है? तो ये कौन से नंबर पे है? ए पे, 2 आयोडाइड, 2 आयोडाइड, यहां पे आयोडीन है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। मुझे बताएं 2 आयोडाइड और 1 आयोडीन मॉलिक्यूल के नंबर बराबर नहीं है कि नहीं? ये अनबैलेंस है, बराबर है, 2 पॉइंट्स मिल गए, आपका यही ऑप्शन है। सीक्वेंस में बस आपने रैंडम नहीं करना है, बस ये गलती नहीं करनी है कि आप एक को यहां पे चेक करो फिर दूसरे को यहां से चेक करें, नहीं, गलत होगा। रैंडम नहीं करना है, सीक्वेंस में जाए, इन दोनों के ऑप्शन बराबर आ रहे हैं कोएफिशिएंट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? आयोडाइड, 2 आयोडाइड और 1 आयोडीन मॉलिक्यूल भी बराबर है। बस ये 2 ऑप्शन आपको मिल गए, बाकी किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं, वही आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसलिए आप लोगों का कौन सा ऑप्शन है? प्लीज अगर आप लोग देखिए ऑप्शन बी आपका बनता है। बातें बंद करिए प्लीज, आप लोग गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 में जो है आप लोगों का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स? याद रखिए, कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड मेटालिक, सॉरी, कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स। एटॉमिक सॉलिड्स कोवेलेंट सॉलिड्स को कहते हैं, प्लीज इस तरह मत करें, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं तो आप इस तरह मत करें। फिर याद रखिए, कोवेलेंट सॉलिड में लेटेस्ट पॉइंट्स क्या होते हैं? ये कार्बन सिलिकॉन है, दूसरा सिलिकॉन, अनदर सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। जब भी आप लोगों के पास ऐसे सॉलिड जिसमें द लेटेस्ट पॉइंट पे एटम प्रेजेंट हो, नेटवर्क ऑफ सॉलिड हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? याद रखिए, एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड में तो आप लोगों को पता है कि लेटेस्ट साइड पे केटाइंस प्रेजेंट होते, एटम नहीं होते, केटाइंस होते। सो व्हेन केटाइंस आर एम्बेडेड, दाचिशमुद्दीन मोहरा करा, व्हेन केटाइंस आर एम्बेडेड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेटेस्ट साइड पे केटाइंस न्यूक्लियाई होती है, वो आपके पास मेटालिक सॉलिड होते हैं। जब भी न्यूट्रल एटम होगा उसको हम एटॉमिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स आर कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स। तो प्लीज अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 111 में ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 112 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज नॉट आइसोमॉर्फिक इन नेचर? सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आइसोमॉर्फ, आपके बुक का क्वेश्चन है। पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आइसोमॉर्फ है, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर।
सब्सटेंसेस डिफरेंट हो और उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हो, उनको हम आइसोमार्फ कहते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड इज आइसोमार्फ टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट इज आइसोमार्फ टू सोडियम नाइट्रेट। जिंक ऑक्साइड का अगर आप देखें तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और कैडमियम सल्फाइड भी हेक्सागोनल है, लेकिन सोडियम क्लोराइड क्यूबिकल है और जिंक ऑक्साइड हेक्सागोनल है। तो क्या सोडियम क्लोराइड जिंक ऑक्साइड का जो है आइसोमार्फ है? नहीं है, तो ये डिफरेंट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 112 में डी ऑप्शन आपका बनता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर व्हेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ पैरेलल लेयर, परपेंडिकुलर लेयर में ये नॉन कंडक्टर है। तो पैरेलल लेयर में दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आप लोगों ने पढ़े होंगे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो यहां पे पैरेलल लेयर, तो क्वेश्चन नंबर 113 में अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन है। Which one of the following solid is isotropic? तो amorphous solid isotropic होते हैं जिसमें all property in all direction remain same हो, तो amorphous solids है and they are called isotropic. Which one of the following characteristic of is the ionic solid characteristic है? They have high vapor pressure, गलत है, low vapor pressure होता है। Good conductivity होती है। Solid की बात करें, they are good conductor in molten state, molten state की बात नहीं की है। अच्छा, low melting point होते हैं? नहीं, high melting point होते हैं। They are more soluble in a polar solid, तो polar solid में ये more soluble होते हैं। तो 115 में डी ऑप्शन आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए, which one of the following does not form covalent crystal? हाँ, तो डायमंड कोवेलेंट क्रिस्टल, एटॉमिक क्रिस्टल। अगर आप देखिए ग्रेफाइट इज एटॉमिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल। अच्छा, बोरान नाइट्राइड इज एटॉमिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, बट वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाता है आइस फॉर्म में। तो ये अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 116 में डी ऑप्शन आपका बनता है। बोरान नाइट्राइड, बोरान शेप जो है तो आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली जो है अगर आप लोग हो सके जब नेटवर्क ऑफ सॉलिड होते हैं तो ज्यादातर जो है वहां पे आप लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइज, अच्छा sp2, बोरान में क्या है sp2 और फिर उसके बाद sp3, तो ये टोटल sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी भी। अच्छा, अगर आप लोग हो सके द प्रेसिपिटेशन अकर इफ द आयोनिक कंसंट्रेशन is more than a okay question number 117, तो in which one of the following pair are both substances normally crystalline होते हैं? तो कॉपर और डायमंड दोनों क्रिस्टलाइन है। अगर आप कॉपर इन ग्लास जो है, अगर आप देखिए इसमें एक मेटल है, क्रिस्टल है, और दूसरा जो है अगर आप देखिए मार्फिस है, कॉपर एंड रबर है और डायमंड इन ग्लास है। आप लोग असल में मसला ये हो जाता है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोग उसमें वो रिकॉर्डिंग फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। जो लोग वहां पर बैठा होता है उनके लिए बहुत मसले होते हैं। इससे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा खैर गुजारा कर ले, ठीक है? आप दिल में कहें बात, मुझे पता है आपके साथ मसला है, मुझे पता है आपके साथ मसला है, क्योंकि मैं तो क्लास में आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दिल में खैर ये बात कहें। लेकिन आप जवाब सुने 116 में आपके पास वाटर जो है वो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है ना, वो तो कोवेलेंट सॉलिड नहीं बनाता है ना। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोवेलेंट सॉलिड? कोवेलेंट क्रिस्टल कौन सा नहीं बनाता है? तो आइस कोवेलेंट सॉलिड नहीं होता है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। हाँ जी, आप लोग बातें बंद करें। द प्रेसिपिटेशन अकर इफ द आयोनिक कंसंट्रेशन इज तो अगर आप लोग देखें तो मोर देन केस भी होगा, अगर आप लोग के पास होगी तो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू खबर और ये इज ग्रेटर देन द केस पी वैल्यू हो, तो उस केस में आप लोग के पास प्रेसिपिटेशन होता है। 117 में आपका ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 117 में आपका ए ऑप्शन है। कॉपर और डायमंड जो है अगर आप लोग देखिए ये दोनों क्रिस्टल्स हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए, द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इन द सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन इन आयन कॉमन टू द साल्ट इज नोन एज अ कॉमन आयन इफेक्ट है ना, इट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 118 में सी ऑप्शन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग और सके 118 में क्या लिखा है? अच्छा, 118 में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली है। ठीक है, सी दोनों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 119 में भी सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 120 में अकॉर्डिंग टू द शॉर्टर प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम या डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 120 में भी सी ऑप्शन बनता है। तो जिसने तुक्का लगाया हो तो बस सी तो बस उसके दिमाग में। ओके, the enthalpy of elements in their standard state are taken as zero if the enthalpy of the formation of the compound, हाँ तो वो क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है ना। तो याद रखिए एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट को तो हम जीरो लेते हैं, लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ
कंपाउंड जो है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है, एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी है। क्वेश्चन नंबर 121 में सी है, दोनों पॉसिबल है। ओके, द चार्ज ऑन 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन, तो अगर आप लोग देखिए 1 किलोग्राम प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 9.54 × 10⁻7 कूलम चार्ज होते हैं। वही 1000 ग्राम पे अगर आप देखें तो 1.54 × 10⁻7 कूलम चार्ज है। 1 ग्राम पे क्या चार्ज होगा? 1 ग्राम पे, तो 1 ग्राम पे जो चार्ज होता है 9.54 × 10⁻4 होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 9.54 × 10⁻4, तो 1 मिलीग्राम में क्या चार्ज होगा? अगर आप लोग देखें तो 1 मिलीग्राम में 9.54 × 10⁻4 - 3, तो ये क्या होगा? 95.4। ये 1 मिलीग्राम का प्रोटॉन का चार्ज है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन जो है 95.5 कूलम चार्ज कैरियर होते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है।